हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज हम आपकी इस मैनेजमेंट की सीरीज़ के जिस टॉपिक के साथ ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला आपका ऑर्गेनाइजिंग का ये पार्ट 1 है। याद रखना इसलिए क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें आगे भी कवर करने, काफ़ी लेंदी यूनिट हो जाती है ये, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए अपने यूनिवर्सिटी वाइज, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी वाइज, क्योंकि यार देखो ये इसमें कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं होंगे, बाकी में हैं, तो उसके लिए आपको सिलेबस तो देखो देखते चलना ही चलना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको एक प्लेस पे पूरे नोट्स चाहिए, इवन PYQ भी चाहिए, लास्ट डे क्या पढ़ के जाना ये भी चाहिए, कैसे लिखना है, एग्जामिनेशन पैटर्न, वो सब एक ही जगह चाहिए, तो आप हमारे प्रीमियम नोट्स ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना ताकि आप देख पाओ कि कितनी ज़्यादा वैल्यू आपको वहाँ पे मिल रही है बिना आपका ज़्यादा लोड बढ़ाए। आज हम ऑर्गेनाइजिंग के क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट और नेचर देखेंगे। नेक्स्ट इज फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, और ये बेसिक ऑर्गेनाइजिंग भी हर जगह आता ही आता है, तो अच्छे से देखना ताकि तुम इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। कॉमर्स के बच्चे ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं सब कुछ, तो उनका रिवाइज होगा, बट जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं तुम लोग प्लीज़ अच्छे से सुनना क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब नया है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, हमने इससे पहले क्या देखा, हमने देखा प्लानिंग में हमने देखा कि हम प्लान बनाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है एडवांस में, ठीक है। अब मान लो एक बिजनेस ने प्लानिंग कर ली कि हमें 10% सेल्स इंक्रीज करनी है, अब उसके लिए क्या ऐसे ही हो जाएगा काम? नहीं मैम, इसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, रिसोर्सेज लगेंगे, हाँ, जैसे कि मटेरियल हो गया, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन हो गए, तो हमें सबको अरेंज करना होगा, ठीक है। बात बिल्कुल सही बात है, ये करना पड़ेगा। और क्या करना होगा? और मैम हमें सबको सबका काम बताना होगा, कौन क्या करेगा, कौन किसका बॉस है, कौन किसको वो करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, मतलब बताएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो बेटा ये जो आप प्रोसेस कर रहे हो ना, इसी को ही हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं और ग्रुप करते हैं एक्टिविटीज। सबसे पहले हम देखते हैं कि काम क्या क्या है, वो एक्टिविटीज़ फाइंड आउट कर लेना, और फिर जो एक्टिविटीज़ एक जैसी है उनको एक साथ ग्रुप कर देना। असाइनिंग ड्यूटीज, डेलीगेटिंग अथॉरिटीज, लोगों को उनका काम देना, उस काम के साथ साथ उनको जो भी पावर है, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें काम दिया कि तुम्हें स्टॉक को मेंटेन करना है, अब तुम्हारे पास कुछ पावर भी होनी चाहिए, कि स्टॉक को मेंटेन करने के लिए मेरे पास पावर होनी चाहिए कि मैं ऑर्डर कर पाऊँ, है ना। जब स्टॉक कम हो तो मेरे पास इतनी पावर हो कि मैं स्टॉक ऑर्डर कर पाऊँ, तो वो अथॉरिटी भी तुम्हें देना, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज़ के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना कि कौन किसका बॉस है, कौन किसके अंडर काम कर रहा है, बेसिकली कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट। जो किसी के अंदर काम करेगा उसे बोलेंगे सबऑर्डिनेट, और जो बॉस होगा उसे बोलेंगे सुपीरियर, साइंस वालों के लिए, ठीक है। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकली, ताकि हम जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसे हम एफिशिएंटली, मतलब कम से कम कॉस्ट में, कम से कम वेस्टेज के साथ क्या कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। तो ऑर्गेनाइजिंग ये पूरा प्रोसेस है जहाँ पे तुम एक्टिविटीज़ को पता लगाओगे, उनको एक जैसी एक्टिविटीज़ को एक साथ ग्रुप करोगे, लोगों को उनका काम बताओगे, उसके साथ साथ उनको उनकी पावर दोगे, ये बताओगे कि कौन किसका बॉस है, कौन किसके अंडर काम कर रहा है, वो रिलेशन इस्टेब्लिश करोगे जिससे गोल्स अचीव हो पाए, सब लोग अपने हिसाब से काम कर पाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। आई होप तुम्हें एकदम क्लियर हो गया होगा। सपोज करो एक कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, अब मैनेजर क्या करेगा, देखा गया कि नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, लाइक प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है। अब जो एक्टिविटी एक जैसी है, लाइक मार्केटिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ लाएगा, बाकी एक्टिविटीज़ को एक साथ लाएगा, मार्केटिंग की सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक साथ मर्ज करके मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, प्रोडक्शन की एक जैसी एक्टिविटीज़ को मर्ज करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, तो ग्रुप करेगा एक्टिविटीज़ को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉयज़ को उनका काम देगा, उनको पावर देगा, रिपोर्टिंग रिलेशन इस्टेब्लिश करेगा, और ये पूरा प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग ही कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आते हैं ऑर्गेनाइजिंग का नेचर क्या है, मतलब फीचर्स क्या है ऑर्गेनाइजिंग के, चाहे कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे नेचर है, चाहे फीचर है, तुम्हें यही लिखना है। पहला है प्रोसेस है। देखो ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, तुमने भी बहुत सारी चीज़ें देखी कि एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करना, उनको ग्रुप करना, लोगों को उनका काम देना, उससे रिलेटेड पावर देना, रिलेशन इस्टेब्लिश करना, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें करनी पड़ेंगी, ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजिंग इज गोल ओरिएंटेड। ऑर्गेनाइजिंग का मेन पर्पस क्या है, ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं,
कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, लोगों को काम दे रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा गोल अचीव हो पाए, ताकि काम अच्छे से हो जाए, है ना, ताकि रिसोर्स प्रॉपरली यूज हो जाए गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पे काम को बांटा जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम जो काम एक जैसे उनको ग्रुप करके डिपार्टमेंट बनाते हैं, फिर उसके अंदर लोगों को काम बांटते हैं कि मार्केटिंग में ये वाला काम तुम देखोगे, ये वाला काम तुम देखोगे, इस तरीके का काम आप देखेंगे। जिससे क्या होगा, जिससे ओवरऑल सबको पता रहेगा कि इसको क्या काम करना है। तो यहाँ पे ड्यूटीज भी दी जाती हैं। तो टोटल वर्क जो है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर इंडिविजुअल को स्किल के हिसाब से काम बांटा जाता है। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन। डिफरेंट इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। हर पर्सन का काम अलग होगा, हर डिपार्टमेंट का काम अलग होगा। मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का काम देखेगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का काम देखेगा। बात सही है? Organizing establish relationship among them so that everyone work toward the achievement of common objective. ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, इन सबके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेता है। कैसे करेगा? वो एक सिस्टम भी बना देगा। ऐसा कहेगा कि प्रोडक्शन मैनेजर, आपको अगर प्रोडक्शन करना है तो पहले सेल्स वाले से पूछिए कितनी यूनिट बिक गई, क्या डिमांड आ रही है, उस हिसाब से आप बनाएंगे। इसके लिए आप फाइनेंशियल बजट अप्रूव कराएंगे। तो ये लोग आपस में क्या है, आप कोऑर्डिनेट करके ही वर्क कर पाएंगे। तो वो एक कोऑर्डिनेशन भी लाता है। नेक्स्ट इज इस्टेब्लिश अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग क्लियरली बताएगा किसके पास पावर है और कौन जिम्मेदार है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, मुझे पता होगा मेरा बॉस कौन है, मुझे किसको रिपोर्ट करना है, मुझे कौन ऑर्डर देगा। इट विल बी वेरी क्लियर टू यू, और मैं किसको ऑर्डर दूंगी मुझे पता होगा। ऑर्गेनाइजिंग में रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है। तो ये भी है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, एक बार आपने स्ट्रक्चर बना दिया, मान लो कि ये जनरल मैनेजर है, इसके नीचे डिपार्टमेंट मैनेजर है, इसके नीचे सुपरवाइजर है, फिर वर्कर, आपने स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये नहीं कहोगे ऑर्गेनाइजिंग तो हो गई, सबको काम दे दिया, हो गया, खत्म। नहीं, इन्वायरमेंट बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती, पॉलिसी बदलती रहती। उस हिसाब से हो सकता है तुम्हें फिर से स्ट्रक्चर रिवाइज करना पड़े, फिर से सबके काम को अलग अलग तरीके से देना पड़े। टेक्नोलॉजी बदल गई, पहले जो काम मार्केटिंग वाले पुराने तरीके से कर रहे थे अब बदलना है, अब नए तरीके से करना है, तो फिर से हमें जॉब असाइन करना पड़ेगा, चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। तो कॉन्टिन्यूअस है, चलेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट बदलता रहता है। वही चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन की गई है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग इज मैनेजमेंट फंक्शन। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ऑर्गेनाइजिंग दूसरे नंबर का फंक्शन है, तो वन ऑफ द फंक्शन है, सही है, प्लानिंग के बाद आता है, वही सीक्वेंस दे दिया। प्लानिंग बताएगी क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग डिसाइड करेगा वो करेगा कौन और किस तरीके से करेगा, किसके अंडर करेगा, वो सारी चीज़ें। चलो, ये हमारा बेसिक क्लियर हो गया ऑर्गेनाइजिंग को लेके। क्वेश्चन पक्का आएगा, अच्छे से करके जाना, चाहे वो नेचर फीचर्स पूछे या मीनिंग पूछे, पूछेगा ज़रूर। और अभी एक आएगा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, उससे भी क्वेश्चन बनता है, तो वो भी आपको अच्छे से देख के जाना है। चलो, अब बहुत ही शॉर्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये ऐसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है दैट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल समझते हो, कहते हैं ना फॉर्मेलिटी कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियल हो रहे हो। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो मैनेजमेंट ने खुद क्रिएट किया है। ठीक है, जो हमने, जैसा ऑर्गेनाइजेशन के हम बॉस हैं, हमने क्रिएट किया है कि ये जनरल मैनेजर हैं, ये डिपार्टमेंट को ऑर्डर देंगे, डिपार्टमेंट वाले सुपरवाइजर को ऑर्डर देंगे, सुपरवाइजर वर्कर को ऑर्डर देंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर, आपको ऐसे ही बात करनी है। तो ये क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो मैनेजमेंट ने बनाया है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसके क्या क्या फीचर है? मैनेजमेंट बनाता है, यहाँ पे रूल्स पॉलिसीज सब कुछ आप फॉलो करेंगे, क्लियरली पता रहेगा कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसके रिपोर्ट करेगा। कम्युनिकेशन ऑफिशियल चैनल के थ्रू का, ऐसे नहीं कि तुम दोस्ती यारी करके बात कर रहे हो, नहीं, वो इनफॉर्मल में होता है। यहाँ पे आपको जो भी ऑफिशियल चेन है कि जनरल मैनेजर डिपार्टमेंट मैनेजर से बात करेगा, जनरल मैनेजर वर्कर से डायरेक्ट बात नहीं करेगा, वो डिपार्टमेंट वाले से करेगा, डिपार्टमेंट सुपरवाइजर से करेगा, सुपरवाइजर जाके वर्कर से करेगा। तो इसी के हिसाब से ही आपको बातचीत करनी है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों स्ट्रक्चर बनाया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। रिलेशन यहाँ पे ऑफिशियल होंगे, सब काम की बातें करेंगे, घर बार की नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज इनफॉर्मल, इसका जस्ट अपोजिट। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है बेसिकली बेटा जो एम्प्लॉयज खुद अपने आप से क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप दैट डेवलप्स
स्पॉन्टेनियसली अमंग एम्प्लॉय वाइल वर्किंग टुगेदर। जब एम्प्लॉय एक साथ काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में पर्सनल और सोशल रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाते हैं, है ना। बातचीत कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, घर की बातें कर रहे हैं, तो दे गेट कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन बन के आ जाती है उसे बोलते हैं इनफॉर्मल। ये अपने आप बनती है, मैनेजमेंट नहीं क्रिएट करता, फ्रेंडशिप और पर्सनल रिलेशन पे बेस्ड होती है। यहाँ पे आप एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कोई रूल्स वगैरह नहीं फॉलो करोगे, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तुम किसी से भी बात करो, किसी भी डायरेक्शन में बात करो, ऐसा नहीं है कि तुमको एक सीक्वेंस फॉलो करना है। मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि जो एम्प्लॉयज़ की सोशल और साइकोलॉजिकल नीड है कि भाई हम अपनी दिल की बात किसी से कह पाएँ, वो यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। रिलेशनशिप पर्सनल और सोशल होते हैं, ऑफिशियल नहीं होते हैं ना। ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रही है तुम्हारे ये रिलेशन की, बॉस हो और एम्प्लॉय हो, नहीं, ये आपने खुद से बना रखे हैं, तो ये पर्सनल होंगे, ठीक है। यही डिफरेंस टेबल है, डिफरेंस आता है, देख लो। ये अगर हम बात करें मीनिंग की, फॉर्मल की, तो ऑफिशियल स्ट्रक्चर है जो मैनेजमेंट बनाता है। इनफॉर्मल अनऑफिशियल रिलेशनशिप है जो एम्प्लॉयज बनाते हैं। फॉर्मेशन क्या है? डेलिबरेटली क्रिएटिव, मतलब जानबूझ के मैनेजमेंट बनाता है और ये अपने आप बन जाती है। पर्पस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करना, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सोशल और साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करना। अथॉरिटी, यहाँ पे ऑफिशियल पोजीशन पे आपके पास पावर होगी, और यहाँ पे पर्सनल इन्फ्लुएंस, मतलब यहाँ पे जैसे बॉस है तो वो पोजीशन है उसकी बॉस की, इसलिए लोग उसकी बात मानेंगे। यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग किसी एक को अपना दादा बना लेते हैं, ये दादा है, दादा जो कहेंगे हम वही करेंगे, दादा इज द बॉस ऑफ आर, ठीक है। भले दादा पोजीशन में नहीं है मैनेजमेंट के हिसाब से, बट दादा बड़े हमें अच्छे लग रहे हैं, तो हमने अपने ग्रुप में दादा को हाईलाइट कर दिया, अब दादा जो कहेंगे वो करेंगे। तो पर्सनल इन्फ्लुएंस की वजह से कि दादा का प्रभाव बहुत बढ़िया है, इसलिए वो क्या बन रहे हैं? तुम्हारे बॉस बन रहे हैं, समझ रहे हो। कम्युनिकेशन क्या है? फॉलो ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड, ऑफिशियल चेन फॉलो करेंगे, है ना, कि जनरल मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर, ये इस तरीके से बातचीत होगी। यहाँ पे जैसे डायरेक्शन बात करनी करो, रूल्स फॉलो होंगे, यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है। ऑफिशियल इम्पर्सनल है, ये पर्सनल है। ये स्टेबल होगा, ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन बना रही हो, यहाँ लड़ाई झगड़ा होगा तो चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये था तुम्हारा डिफरेंस इन दोनों का। बेसिकली मैं बेटा ये फिर से तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक तुमने हमारे जो पर्सनल फॉर्म में नोट्स हैं यूनिवर्सिटी वाइज नहीं लिए तो प्लीज़ देखना, क्योंकि ये सब तुम समझ रहे हो, वेरी गुड। बट इसके साथ पेपर में तुम्हारे क्या आया है पिछले पास्ट ईयर्स में, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से लिखना होगा, लास्ट डे क्या पढ़ के जाना है, और पूरा कंटेंट एक जगह पर कैसे रिवाइज हो जाएगा मैम, वो सब तुमको उस नोट्स में मिल जाएगा। एंड द कॉस्ट इज़ वेरी मिनिमम सो डैट यू कैन अफोर्ड। तो प्लीज़ उसको चेकआउट करना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ताकि तुम अपनी प्रिपरेशन 10 on 10 कर पाओ, ठीक है। चलो अब आते हैं स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं, बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग कैसे होती है, पूरा प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले जो भी काम है, ठीक है, टोटल वर्क, उसको देखा जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम, उस काम को छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देते हैं जिससे स्पेशलाइजेशन आ पाए। सबसे पहले मैंने देखा मेरा काम है कि मुझे 10% सेल्स इंक्रीज करनी है। अब इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें कि प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग करनी है, सेल्स करना है, फाइनेंस देखना है, ये सारी चीज़ें, ताकि स्पेशलाइजेशन आए। कैसे स्पेशलाइजेशन आएगी मैम, वो हम नेक्स्ट में देख रहे हैं। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। सिमिलर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू सेम डिपार्टमेंट। मतलब जो एक्टिविटीज एक जैसी लग रही है, हमें लग रहा है मार्केटिंग जैसे काम, ये सब मार्केटिंग वाले में जा सकते हैं, ये सब बेचने वाले से काम है, सेल्स में जाएंगे, तो हम उन सबको क्या करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट बना के एक साथ ग्रुप कर देंगे। इसके बाद पहले एक्टिविटी देखी, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, अब जो एक्टिविटीज एक जैसी है उनको एक साथ मर्ज करके एक डिपार्टमेंट बना दिया। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। स्पेसिफिक ड्यूटीज आर असाइंड टू एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, क्वालिफिकेशन, एबिलिटी। अब मार्केटिंग में बहुत सारे काम होते हैं, बैनर डिज़ाइन करना, मार्केटिंग का पूरा बजट बनाना, मार्केटिंग का पूरा स्कोप देखना, मार्केटिंग रिसर्च करना, जो भी काम है ना, उनको हमने क्या किया, एक एक पर्सन को अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, जो बजट बनाने में हमें लग रहा अच्छा हो सकता है, एक एस्टिमेट, जो मार्केटिंग की स्ट्रक्चर बना सकता है, जो रिसर्च में अच्छे, उनको उनके स्किल के हिसाब से काम क्या कर दिया, बांट दिया, ड्यूटीज़ दे दी। तो इसी से स्पेशलाइजेशन आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप एक बंदे को वही काम देखो जिसमें वो अच्छा है, तो ऑफकोर्स उसमें अच्छे से काम कर पाएगा, स्पेशलिस्ट हो पाएगा, एक्सपर्ट बन पाएगा, और बिना रिसोर्स को बर्बाद करे एफिशिएंटली काम कर पाएगा। नेक्स्ट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एम्प्लॉयज़ को नेसेसरी पावर भी दे देंगे ताकि वो अपने काम को पूरा परफॉर्म कर पाए, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे देंगे।
अब जैसे सबको काम दे दिया उनके स्किल के हिसाब से, अब काम ही देना ज़रूरी नहीं है, इसके साथ उस काम को करने के लिए अगर उनको कोई अथॉरिटी चाहिए कि हमें ऑर्डर लेना है या बात करनी है या डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, तो हम उनको वो पावर भी दे देंगे और साथ साथ जिम्मेदारी देंगे ही देंगे। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसके साथ ही साथ जब वो काम कर रहे हैं, जो अथॉरिटी भी दे दी, काम भी दे दिया, अब वो किसको इसके बारे में रिपोर्ट करेंगे, किससे ऑर्डर लेंगे, ये रिलेशनशिप भी हम इस्टेब्लिश कर देंगे। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर देते हैं, जिसमें बता देते हैं कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, ताकि कोऑर्डिनेट करके सब लोग काम करें और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करें। सबसे पहले पूरे काम को देखा, उस काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के बाद बहुत सारे काम आ गए छोटे छोटे। अब जो काम एक जैसे हैं उनको ग्रुप करके एक एक डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है। अब डिपार्टमेंट बन गया। अब डिपार्टमेंट के अंदर सबको उनकी स्किल के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से स्पेसिफाइड काम, जो भी ड्यूटी उनको हिसाब से मुताबिक है, वो असाइन कर दी। ड्यूटी असाइन करना ही ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको उनको उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी देनी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी होगी। ये दे दिया। उसके बाद हमने ये भी बता दिया कौन किसका बॉस है, किसको किसको रिपोर्ट करना, ताकि सब लोग एक बढ़िया तरीके से काम कर पाए बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो ये था तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब हम आ रहे हैं तुम्हारे नेक्स्ट पे, दैट इज मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब स्ट्रक्चर शुरू होने वाले हैं और काफ़ी स्ट्रक्चर हैं तुम्हारे। हो सकता है सिलेबस में 2-3 स्ट्रक्चर हो, इसमें से मैं पूरे 6 स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगी, और जो भी हो ठीक है वो देख लेना। मैं हमें कैसे पता चलेगा हमारे पेपर में कौन से आएंगे, उसके लिए तुम्हें मैंने फिर से इंडिकेट करी हूँ, डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, उसको डाउनलोड कर लो, उसको परचेज कर लो, वेरी मिनिमम कॉस्ट, और उससे तुम्हारा पूरा रेडी हो जाएगा बिना नाटक के। अदरवाइज तुम अपने पैसे बचाते रहना, जितने का पिज़्ज़ा खरीदते उतने, और तुम वहाँ पे वैसे बर्बाद करना, बट अपनी पढ़ाई में मत लगाना। तो ये गलती मत करना, ठीक है। आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ये मैं सोचा बहुत प्रमोशन करूँ, इसीलिए करूँ क्योंकि तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से बनाए गए हैं, तो तुम नहीं लोगे, तुम नहीं अपना फ़ायदा उठाओगे, तो हमारा मेहनत भी तो बर्बाद है ना बेटा। साफ सीधी बात, मैं वो नहीं करती। आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा फॉर्मल फ्रेमवर्क है। स्ट्रक्चर मतलब क्या, एक ढांचा, फ्रेमवर्क, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है मतलब कि ये ऑफिशियल स्ट्रक्चर है, मतलब मैनेजमेंट बनाता है, ठीक है। फॉर्मल फ्रेमवर्क है जो डिफाइन करता है हाउ एक्टिविटीज आर डिवाइडेड, ग्रुप्ड एंड कोऑर्डिनेटेड एंड एस्टैब्लिश अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब तुम ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस करोगे ना, उसके बाद जो पूरा फ्रेमवर्क बन के आएगा ना, वही होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो तुम सिंपल ये भी लिख सकते हो, इट इज़ द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, साथ ग्रुप करके डिपार्टमेंट बना रहे हैं, लोगों को काम दे रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं अथॉरिटी, और साथ साथ रिपोर्टिंग रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इसके वजह से जो पूरा फ्रेमवर्क बन के आ गया, पूरे स्टेप को रिवाइज करके यही लिख देना, जो पूरा फ्रेमवर्क बन के आ गया उससे ही बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लाइक हमने काम अलग अलग डिवाइड कर दिए है ना, जिसमें हमने एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, एक प्रोडक्शन बना दिया, फाइनेंस बना दिया, हमने ये बना दिए एक्टिविटीज़ के डिवीजन के हिसाब से। अब मार्केटिंग में भी मैंने अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दे दिया। एक मार्केटिंग का बजट मान लो देख रहा है, मतलब से एस्टिमेट दे रहा है, फाइनेंस वाले करेंगे सबको जो अप्रूवल वगैरह। अब ये हो गया जो मार्केटिंग बजट आता ही, तो यहाँ से एक वो हो गया जो मार्केटिंग की रिसर्च देख रहा है, एक वो हो गया जो मार्केटिंग का बैनर देख रहा है, एक वो हो गया जो मार्केटिंग के प्रपोजल देख रहा है। मान लो ये ले अलग अलग काम करे। अब इसके अंडर कौन किसका बॉस होगा, एक मार्केटिंग हेड होगा, मार्केटिंग हेड के अंदर मार्केटिंग मैनेजर मान लो होगा, मार्केटिंग मैनेजर के अंदर मार्केटिंग सब मैनेजर मान लो, सब मैनेजर होगा, उसके अंदर सुपरवाइजर होगा, उसके अंदर वर्क होगा। इस तरीके से पूरा क्या है, स्ट्रक्चर बनता जाएगा। तो मैं ना एक पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से क्या करूँगी, पूरा तैयार कर दूँगी फ्रेमवर्क, जिससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आएगा तो उसको पता रहेगा कि अच्छा आप हेड है, आपके ऊपर भी कोई है, उसके ऊपर भी कोई है, और यहाँ से काम चल रहा है। तो ये पूरा फ्रेमवर्क ही जो है वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, ये स्ट्रक्चर बनाया क्यों गया। सबसे पहले तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर रहती, स्ट्रक्चर में आपको पता रहता है कौन किसका बॉस है, कौन किसको ऑर्डर दे रहा है, क्लियरली पता चल जाता है, ठीक है, क्या उन किसकी क्या काम करना है, बिना कोई कंफ्यूजन के सबको अपना अपना पता रहता है। इस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इट क्लियरली डिफाइन हु रिपोर्ट टू हुम एंड फॉर हुम एम्प्लॉय विल रिसीव इंस्ट्रक्शन, कौन किसको ऑर्डर देगा, एम्प्लॉय किससे इंस्ट्रक्शन लेगा, ये भी क्लियरली पता रहता है कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या है, ठीक है।
किसका क्या पावर है, किसकी क्या जिम्मेदारी, ये भी हमें पता रहता है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। इट हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। कैसे? क्योंकि सब लोग को हम क्या करेंगे, लिंक कर देंगे कि अगर मार्केटिंग को काम करना है तो पहले फाइनेंस से प्रपोजल लेगा, फाइनेंस मार्केटिंग को देगा, फिर मार्केटिंग वाले प्रोडक्शन को बताएंगे, प्रोडक्शन वाले उस हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे, सेल्स को बताएंगे, सेल्स वाला उस हिसाब से सेल्स पिच करेगा। इस तरीके से हमने पूरा मान लो बना दिया और सबको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करा दिया कि आपको इनसे बात करनी है, उनको रिपोर्ट देनी है। ये तो कोऑर्डिनेशन होगा, सब मिलके काम करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट। कोई भी वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होगा, सबको पता है किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसको किसको रिपोर्ट करना है। तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कहेगा कि हमने तो ये भी काम कर दिया जो तुमने किया, नहीं। प्रमोट स्पेशलाइजेशन, वर्क को एम्प्लॉयज़ की स्किल के हिसाब से दिया जाएगा, इससे वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होगा, स्ट्रक्चर अच्छा होगा, स्मूथली काम होगा तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएगी, ग्रो कर पाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और ये हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे से देखना, बारीक बारीक फर्क है, तुम घूमोगे ज़रूर, तुम्हें लगेगा ये तो एक ही जैसा है, बट एक जैसा नहीं है। तो जो बताऊँ सही से सुनना ताकि तुम इसको कवर कर पाओ। तो कितने टाइप्स हैं हम जो देखने वाले हैं वो 6। पहला है लाइन, फंक्शन, लाइन स्टाफ, कमिटी, मैट्रिक, डिविजनल। तुम देखना तुम्हारे एग्जाम पेपर में क्या क्या है सिलेबस में, मोस्टली देखना सब में लाइन, लाइन स्टाफ, फंक्शनल, डिविजनल तो होगा ही होगा। मैट्रिक्स और कमिटी कुछ में है कुछ में नहीं है, तो अपना अपना देख लेना, बाकी 4 तो फंसने ही वाले हैं तुम लोग। ओके, सो नेक्स्ट मूव करें अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले होने वाली है तुम्हारी लाइन ऑर्गेनाइजेशन। देखो लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन बता रहा है कि एक लाइन में चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो एक लाइन में चलेगा, एक सीक्वेंस में चलेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन लाइन में नहीं चलने लगेगी। मतलब क्या है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो एक स्ट्रक्चर है बहुत ही पुराना और बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, इसमें एक हम लाइन फॉलो करते हैं, मतलब टॉप टू लोअर लेवल कौन किसका बॉस है, किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब कुछ हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, और वही सीक्वेंस फॉलो होगा। तो स्ट्रक्चर क्या है कि अथॉरिटी फॉलो होती है कि स्ट्रेट लाइन में, मतलब टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक। जैसे कि तुमने देखा होगा आर्मी में जो सबसे बड़े हैं वो नीचे वाले को ऑर्डर देंगे, उसके बाद वो नीचे वाले को ऑर्डर देंगे, फिर उसके बाद जो होगा वो उनको ऑर्डर देंगे। मतलब एक हायरार्की में, एक सीक्वेंस में जो है वो चीज़ें चलेंगी आपकी। ठीक है, हर पर्सन ऑर्डर जो है वो एक बॉस से ही रिसीव करेगा और जो इंस्ट्रक्शन है वो दूसरे पर्सन को डायरेक्टली क्या है देगा। मतलब एक सीक्वेंस में चीज़ें चलेंगी, मेरा बॉस मुझे ऑर्डर देगा, फिर मैं जिसकी बॉस हूँ मैं उसको ऑर्डर दूंगी। इस तरीके से एक हायरार्की में चीज़ें चलने वाली, इसीलिए इसको हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री या स्केलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि फ्यूल की स्केलर चेन वाले कॉन्सेप्ट से बना हुआ है। ठीक है, स्केलर चेन में भी यही कहता है कि टॉप लेवल वाला मिडिल वाले को ऑर्डर देगा, मिडिल वाला लोअर लेवल को ऑर्डर देगा, और इसी तरीके से चीज़ें जो है वो सीक्वेंस में आपके ऑपरेट होंगी। मैम मुझे 15 मिनट लगेंगे बस। ठीक है, ठीक है। अब देखो तुम्हें स्ट्रक्चर देखो, जैसे जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के नीचे 3 लोग हैं, एक प्रोडक्शन मैनेजर, एक मार्केटिंग मैनेजर और एक फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, अब प्रोडक्शन मैनेजर का हम सीक्वेंस ले रहे हैं कि जनरल मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर का ऑर्डर देगा। अब जनरल मैनेजर के नीचे ना बहुत सारे मैनेजर काम करते हैं, तो हम एक वाला सीक्वेंस समझेंगे कि जनरल मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को ऑर्डर देगा, प्रोडक्शन मैनेजर अपने नीचे वाले फोरमैन को ऑर्डर देगा और फोरमैन अपने नीचे वाले वर्कमैन को ऑर्डर देगा, और यही सीक्वेंस फॉलो होगा। बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यार तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो ऊपर वाला है वो नीचे को ऑर्डर देगा, फिर वो अपने नीचे को ऑर्डर देगा, इसी तरीके से चलेगी चीजें। वर्टिकल फ्लो ऑफ अथॉरिटी है, टॉप टू लोअर लेवल फ्लो करेगा। यूनिटी ऑफ कमांड है, हर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर जो है वो सिर्फ उसके एक ही सुपीरियर से मिलेगा। ठीक है, मतलब मुझे ऑर्डर मेरे बॉस से मिलेगा, ये कंफर्म है। मुझे ऑर्डर 10 लोग नहीं देंगे, बस मेरा जो इमीडिएट बॉस है, मेरे जो ऊपर है, वही मुझे ऑर्डर देगा। ठीक है, स्केलर चेन फॉलो होती है, मतलब कॉन्टिन्यूस चेन में चीजें चल रही हैं कि टॉप वाला मिडिल को दे रहा, मिडिल वाला लोअर को ऑर्डर दे रहा, इसी तरीके से चीजें यहाँ पे चलेंगी। ठीक है, एडवांटेज क्या है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजिली आप समझ गए इसको। क्विक डिसीजन मेकिंग है, मैनेजर जल्दी से डिसीजन ले लेगा, क्योंकि मैं बॉस हूँ, मुझे अपने नीचे वाले के लिए कोई भी डिसीजन लेना है, मैं आराम से जल्दी से ले लूंगी। यहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट नहीं होते जिनसे मुझे सलाह मशवरा करनी पड़ेगी फिर मैं डिसीजन लूंगी, जो तुम आगे वाले स्ट्रक्चर में देखोगे कि स्पेशलिस्ट भी होते हैं। क्लियर अथॉरिटी रिलेशनशिप, एम्प्लॉय को पता है मेरा बॉस किसका है, कौन है, मुझे किससे ऑर्डर लेना है, किसको अपना परफॉर्मेंस के बारे में रिपोर्ट करना है, सब क्लियर रहता है। डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, हर सबऑर्डिनेट को उसका सुपीरियर ही ऑर्डर देगा, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, कोई केओस नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी।
कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट एक दूसरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, बॉस अपने सबॉर्डिनेट से बात करेगा, उसको ऑर्डर देगा, तो सबॉर्डिनेट उसको रिपोर्ट देगा, ठीक है। कंट्रोल अच्छा है, मैं बॉस हूँ, मेरे नीचे वाले को ही मैं काम दे रही हूँ, उसकी प्रोग्रेस देख रही हूँ, उसकी रिपोर्ट देख रही हूँ, तो कंप्लीटली कंट्रोल कर सकती हूँ, वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है चेक कर सकती हूँ आराम से। फिक्सेशन अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इजिली फिक्स होगी, मेरे नीचे जो काम कर रहा है एम्प्लॉय, उसको पता है मैं उसकी बॉस हूँ और वो मेरे को आंसरेबल है अपने हर टास्क के लिए, तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे तो पता नहीं मुझे किसको आंसर देना, उसको सब पता रहेगा। डिसएडवांटेज क्या है, ओवर बर्डनिंग ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव। अब जो देखो जनरल मैनेजर था वो इतने सारे मैनेजर को देख रहा था, फिर प्रोडक्शन मैनेजर अपने अंडर वाले को देख रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा बर्डन आ जाता है उस पर्सन के ऊपर जो टॉप पे बैठा होता है, क्योंकि उसको अपने नीचे वाले पर्सन की सारी चीज़ों का मतलब आंसर देना होगा। जैसे एग्जाम्पल लो, प्रोडक्शन मैनेजर है, उसके नीचे एक वर्कर काम कर रहा है, उसको जो भी प्रॉब्लम है लाइक क्वालिटी से रिलेटेड दिक्कत आएगी, प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी हो या कितना बनाना है क्वांटिटी से हो या मशीन नहीं सही चली सी मेंटेनेंस से हो, तो प्रोडक्शन मैनेजर उसकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा, तो उस पर तो बहुत सारा बर्डन आ गया ना, उसको सब कुछ देखना है अब, तो ये है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब प्रोडक्शन मैनेजर हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता है कि वो ये भी बता दे अच्छे से क्वालिटी क्या है, कैसी है, सही है नहीं है, वो ये भी बता दे कि मेंटेन मतलब रिपेयर भी कर ले मशीन को, मेंटेन भी कर ले, हर चीज़ में तो एक बंदा अच्छा नहीं हो सकता ना, तो ये भी है दिक्कत। दूसरा, स्ट्रक्चर रेडिएट है, मतलब तुमको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, कोई इंप्रूवमेंट करना है, चेंजेस लाने, तो वो उस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्ट्रिक्टली इसी सीक्वेंस में चीज़ें चलेंगी। चांस ऑफ फेवरेटिज्म, सिंस पावर एक ही के हाथ में, बॉस के हाथ में, तो वो अपना जो है मुझे कहते नहीं है कि बहुत ज़्यादा रॉब वो नीचे वाले पे झाड़ सकता है, अब नीचे वाले को तो उसको सुननी पड़ेगी। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सही नहीं है यार कि एक चेन फॉलो करो, है ना। कभी कभी क्या होता है कि इमीडिएटली वर्कर को मैनेजर से ही बात करनी है, तो वो तो वहाँ पे कट हो जाएगा ना, तो उस दिक्कत की वजह से ये उतना अच्छा नहीं है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट टाइप पे आएंगे, दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन टेलर के कॉन्सेप्ट से आई है, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं। इन्होंने कहा कि एक मैनेजर सब कुछ नहीं हैंडल करेगा, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर क्वालिटी भी देखे, क्वांटिटी भी बताए, हायरिंग भी कर ले, वो हर चीज़ नहीं करेगा, तो इन्होंने बोला कि हर फंक्शन के लिए एक अलग अलग हम क्या करेंगे, स्पेशलिस्ट हायर करेंगे, और वो स्पेशलिस्ट पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करेगा, देखेगा, और ऐसा ही स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का बनेगा। तो वर्कर जो है वो एक मैनेजर को सेल्फ रिपोर्ट नहीं करेगा, वो अलग अलग स्पेशलिस्ट से इंस्ट्रक्शन ले सकता है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर स्पीड बॉस है, रिपेयर बॉस है, मेंटेनेंस बॉस है। अब वर्कर को अगर स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम आई तो स्पीड बॉस के पास जाए, रिपेयर करानी मशीन की रिपेयर के पास जाए, क्वालिटी चेक करवानी क्वालिटी चेक करने वाले के पास जाए, डिसिप्लिन इंश्योर कराना है प्रोडक्शन में उसके पास जाए। मतलब कि हर पर्सन अलग अलग फंक्शन में जो स्पेशलिस्ट है उसको रखा जाएगा, और एक वर्कर हर चीज़ से रिलेटेड जिससे भी इसको इशू है वो पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट के पास जाके उसको सॉल्व करा सकता है। तो फंक्शन के बेसिस पे हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं स्ट्रक्चर को, जैसे स्पीड बॉस, क्वालिटी इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस, रूट क्लर्क। अब वर्कर को जिस चीज़ से भी प्रॉब्लम है वो स्पेशलिस्ट के पास जाए और अपना सॉल्यूशन निकल आए। अब एक प्रोडक्शन मैनेजर सब कुछ नहीं देख रहा है, जैसे लाइन में देख रहा था, यहाँ पे प्रोडक्शन के अंडर ही हमने 4-5 सेगमेंट बना दिए और हर एरिया का एक स्पेशलिस्ट सेट कर दिया उसी पर्टिकुलर, अगर हम प्रोडक्शन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस डोमेन में, डिपार्टमेंट में जो पर्टिकुलर फंक्शंस को देखेगा। तो वर्क जो है वो फंक्शन के बेसिस पे डिवाइडेड है, डिपार्टमेंट के बेसिस पे नहीं। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वन प्रोडक्शन मैनेजर जो सब कुछ देखे, यहाँ पे वर्क को हमने अलग अलग स्पेशलिस्ट में डिवाइड किया है। मल्टीपल बॉस हैं एक वर्कर के लिए। अब देखो, अगर वर्कर को जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए, क्वालिटी से रिलेटेड, रिपेयर से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, वो अलग अलग बॉस के पास जाएगा, तो मतलब अलग अलग बॉस उसको क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। नो यूनिटी ऑफ कमांड, अब वर्कर को अलग अलग लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सबका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होगा। मान लो स्पीड की भी दिक्कत है, क्वालिटी की भी दिक्कत है, तो एक बॉस क्वालिटी का, एक बॉस स्पीड का है, दोनों ऑर्डर दे रहे हैं, दोनों को फॉलो करना है उसको। तो अब 2 बॉस से ऑर्डर मिल रहा है, एक से नहीं, तो यूनिटी ऑफ कमांड नहीं फॉलो हो रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड बोला एक पर्सन को एक ही ऑर्डर देगा, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्रू स्पेशलिस्ट, जो पर्सन, जो बॉस जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, लाइक रिपेयर में एक्सपर्ट है, स्पीड में एक्सपर्ट है, वही अपने डोमेन की चीज़ों को हैंडल कर रहा है, देख रहा है। बेस्ड ऑन टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। क्या बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, हर एक फंक्शन को एक एक्सपर्ट ही हैंडल कर रहा है। हायर एफिशिएंसी, वर्कर को जो है वो एक्सपर्ट से गाइडेंस मिल रही है। स्पीड के दिप पर स्पीड वाला बता रहा है, क्वालिटी की प्रॉब्लम है क्वालिटी वाला ही बता रहा है, जिसको नॉलेज उस चीज़ की, तो एक्सपर्ट गाइडेंस मिल रही है। टॉप मैनेजमेंट का बर्डन रिड्यूस हो गया, अब जीएम को हर चीज़ नहीं देखनी है,
कि वो हर चीज़ देख रहा है, उसने अब तो एक्सपर्ट्स दे दिए ना, प्रोडक्शन में भी एक्सपर्ट्स लगा दिए, तो वो सब कुछ मैनेज करेंगे। बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, सिंस एक्सपर्ट्स चीज़ों को देख रहे हैं तो क्वालिटी अच्छी आएगी वर्क की, और एक्सपैंड भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट अच्छे से चीज़ों को मेंटेन कराएंगे तो हम ग्रो भी करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है? वॉयलेट यूनिटी ऑफ कमांड, एक पर्सन को 2 बॉस से इंस्ट्रक्शन मिल सकते हैं। डिसिप्लिन प्रॉब्लम, जब 4 लोग अलग अलग इंस्ट्रक्शन देंगे ना तो वर्कर भी काम चोरी कर लेता है, कहता मुझे तो इसने भी ऑर्डर दिया था, उधर से भी ऑर्डर था, तो किसका एग्जैक्टली फॉलो करना था वो कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कॉस्ट भी आपकी इनकर्ड होगी, क्योंकि मल्टीपल स्पेशलिस्ट हैं आप हायर कर रखे हो। एक प्रोडक्शन मैनेजर पहले सब कुछ देख रहा था, बट अब प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर तुमने बहुत सारे स्पेशलिस्ट लगा दिए जो एक एक चीज़ों को देखेंगे, मतलब प्रोडक्शन के भी काम को डिवाइड करके अलग अलग स्पेशलिस्ट हायर कर दिया है, तो सबको सैलरी देनी पड़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगा। कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट है, मान लो कोई टास्क है जिसके लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट की चाहिए एडवाइस, प्रोडक्शन बनाना है, तो स्पीड बॉस बोला है मशीन की स्पीड इतनी बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी वाला बोला नहीं क्वालिटी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटी वाला बोला इतनी क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है, तो सबको सुनना पड़ेगा और सबको एक पेज पे आना पड़ेगा, तो उसमें भी आपका टाइम लगेगा। कॉन्फ्लिक्ट अमंग फंक्शनल हेड, अब हर बॉस के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे स्पीड बॉस को होगा कि वो स्पीड इंक्रीमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, कि हमें स्पीड इंक्रीज करनी है, बट जो क्वालिटी वाला है वो बोला क्वालिटी मेंटेन करनी है, स्लो बनाना है, तो अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना कि स्पीड इंक्रीज करने की क्वालिटी भी फोकस करना है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी प्रॉब्लम होगी। अब हम लास्ट देख रहे हैं, डेट इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहाँ पे लाइन मैनेजर भी होंगे और स्टाफ मैनेजर भी होंगे, मतलब लाइन मैनेजर वो जो बेसिकली ऑर्डर देंगे, डिसीजंस लेंगे, और स्टाफ स्पेशलिस्ट वो जो इन्हीं लाइन मैनेजर को जब भी कोई एडवाइस चाहिए होगी तो वो देंगे। जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन में तुमने देखा था ना कि लाइन मैनेजर, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर है, अगर मार्केटिंग मैनेजर सब लाइन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर सब कुछ देख रहा था, क्वालिटी बता रहा था, रिपेयर भी कर रहा था, ये सारी चीजें देख रहा था। अब उसको अगर कोई भी एडवाइस चाहिए होगी तो वहां तो नहीं मिल रही थी, बट इस ऑर्गेनाइजेशन में लाइन एंड स्टाफ में उसके लिए हमने एक्सपर्ट्स रख दिए। अगर उसको क्वालिटी से रिलेटेड एडवाइस चाहिए तो क्वालिटी एक्सपर्ट, उसको कितनी हायरिंग करनी है इससे रिलेटेड कंफ्यूजन अपने डिपार्टमेंट में तो हायरिंग एक्सपर्ट उससे ले सकता है, फाइनेंस का बजट कुछ बनवाना है तो उससे एडवाइस ले सकता है। ठीक है, जैसे कि ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, जनरल मैनेजर, ये तुम इसके नीचे मत लिखना, इसके नीचे तो ये सारे मैनेजरों को इनके सपोर्ट में तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि ये सारे स्पेशलिस्ट होंगे। ठीक है, फीचर क्या है, लाइन और स्टाफ को मर्ज किया है। लाइन अथॉरिटी, लाइन मैनेजर के पास अथॉरिटी है कि वो डिसीजन लेगा, लाइन के पास यही है, लाइन मैनेजर अथॉरिटी है कि वो डिसीजन लेंगे, ऑर्डर देंगे, उनके साथ होंगे स्टाफ स्पेशलिस्ट जो उनको एडवाइस देंगे, एक्सपर्ट गाइडेंस देंगे। स्पेशलाइजेशन, सिंस एक्सपर्ट हैं तो अच्छी गाइडेंस देंगे, अच्छी एडवाइस देंगे। यूनिटी ऑफ कमांड होगा, एम्प्लॉय को जनरली ऑर्डर एक ही पर्सन से मिलेंगे, दैट इज लाइन मैनेजर से, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऑर्डर 10 लोगों से मिल रहे हैं, नहीं। एक्सपर्ट एडवाइस की एडवांटेज है कि स्पेशलिस्ट जो है वो लाइन मैनेजर की मदद के लिए, लाइन मैनेजर को कोई भी एडवाइस चाहिए तो एक्सपर्ट्स उनको एडवाइस देंगे। डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना है क्वालिटी से रिलेटेड, हायरिंग से रिलेटेड, तो एक्सपर्ट्स आपको डिसीजन लेने में मदद कर रहे हैं लाइन मैनेजर्स को, तो ऑब्वियस अच्छे डिसीजन आएंगे। वर्कलोड कम हो गया क्योंकि स्टाफ स्पेशलिस्ट लाइन मैनेजर के लिए है। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपर्ट की नॉलेज को यूज़ कर सकती है अलग अलग एरियाज में। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया है क्योंकि लाइन मैनेजर भी अपना काम करेंगे और साथ साथ उनको एक्सपर्ट एडवाइस के थ्रू हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। डिसएडवांटेज यही है कि लाइन और स्टाफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लाइन मैनेजर हो सकता है क्या है कि मुझे जल्दी जल्दी हायरिंग करनी हो, और जो हायरिंग एक्सपर्ट है वो उसको एडवाइस दे, नहीं आप जल्दी हायरिंग मत करो, सोच समझ के करो, तो आपस में हो सकता है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो। कन्फ्यूजन रिगार्डिंग अथॉरिटी, इंप्लॉयज कभी कभी कन्फ्यूज रहते हैं किसकी सुननी है, यार लाइन वाला ज़्यादा पावर में है कि उसको जो एडवाइस दे रहा है वो अच्छा बॉस है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर, एक्सपर्ट हायर करोगे, सैलरी दोगे, कॉस्टली है। स्टाफ एडवाइस में भी इग्नोर हो सकता है, लाइन मैनेजर स्टाफ की एडवाइस इग्नोर कर दे, स्टाफ तो बस एडवाइजरी है ना, मुझे नहीं समझ में आई मैंने इग्नोर मार दी, तो ये भी चांसेस हैं। डिफिकल्टी इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइन मैनेजर मान लो कोई डिसीजन लिया और वो गलत हो गया तो वो थोप सकता है कि ये तो एक्सपर्ट ने एडवाइस दी थी इसी बेसिस पे मैंने ले लिया, और एक्सपर्ट कह सकता है कि लाइन मैनेजर को मैंने एडवाइस तो सही दी थी, वो इंप्लीमेंट नहीं करा पाए, उनकी गलती है। तो इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो आपको याद रखने हैं और मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट पे। देख रहे हो ये चैप्टर है बड़ा, अभी भी काफ़ी टॉपिक्स हैं, अभी मैं तुम्हें ये टाइप्स पढ़ाऊंगी और काफ़ी टॉपिक्स और हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो जा रहा है लोड ना।
चलो अब आते हैं कमिटी ऑर्गेनाइजेशन में। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और डिस्कशन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं डिसीजन। जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं वो एक साथ आएंगे और आपस में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन रहा है इसे बोलते हैं कमेटी, सिंपल। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल आते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के मैटर पे काम कर रहे होते हैं, वो एक साथ आके एक कमेटी बनाते हैं। कोलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, डिसीजन जो है वो एक साथ लिए जाएंगे, जो भी मेंबर है कमेटी के वो आपस में आके डिस्कशन करेंगे, डिसाइड करेंगे। स्पेसिफिक पर्पस, कमेटी जो है बेसिकली जनरली पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाई जाती है। कोई प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में उसको सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है। तो जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम है, 10% सेल इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए मैंने सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इन सबको बुलाया, मार्केटिंग एक्सपर्ट, हेड, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, इन सबको बुलाए, कमेटी बना दी। अब सब लोग आके आपस में डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बुलाया। टेम्परेरी परमानेंट हो सकता है, जब तक काम नहीं है बस तब तक बुलाया है ना, गोल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए बुलाया, हो सकता है परमानेंट भी बना दें। डेमोक्रेटिक अप्रोच, हर मेंबर के पास मतलब अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो अपना आइडिया डिसीजन दे। बेटर क्वालिटी डिसीजन, जब सब लोग मिलके आपस में कंसल्ट करके डिसीजन लेंगे ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो डिसीजन अच्छा होगा। पार्टिसिपेशन इंकरेज करता है, हर मेंबर को एक्टिवली मौका दिया जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग में बातचीत करें। कोऑर्डिनेशन, जो भी रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग डिपार्टमेंट के वो आ सकते हैं, कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, जिससे सब डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। मार्केटिंग वाला या प्रोडक्शन वाला, फाइनेंस वाला, HR वाला, सब लोग आए, सब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। जैसे कोई बोल दे कि आप प्रोडक्शन वालों से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपस में बात करके हम फिर सॉल्व करेंगे, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे। रिड्यूस रिस्क ऑफ इंडिविजुअल एरर, सिंस डिसीजन एक साथ लिए जाते हैं तो गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ईजी एक्सेप्टेंस ऑफ डिसीजन, डिसीजन ग्रुप के थ्रू लिए गए तो सब लोग ईजिली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ सबने मिलकर लिया है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, डिले हो सकता है, सब लोग डिस्कस करोगे तो ऑफकोर्स डिले होगा। प्रोसेस एक्सपेंसिव है, सब लोग आएंगे मीटिंग में, समय देंगे, ठीक है, अपना अपना काम छोड़ेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, तो भाई कॉस्ट बढ़ेगी। डिफिकल्टी इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंस डिसीजन एक साथ लिए जाते हैं तो कौन फाइनली अगर मान लो डिसीजन गलत हुआ रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि सबने एक साथ बोला है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अलग अलग मेंबर है, अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, प्रोडक्शन वाला ये कहे, मार्केटिंग वाला वो कहे, तो फिर भाई दिक्कत हो सकती है, ओपिनियन क्लैश करेंगे तो लड़ाई हो सकती है। डोमिनेंस ऑफ बाय पावरफुल मेंबर, हो सकता है कुछ बड़े सुपीरियर हो, बॉस हो, वो कहें कि हम जो कह रहे हैं वही होगा, तो डोमिनेट कर सकते हैं कि हमारा डिसीजन ही माना जाएगा। नेक्स्ट टाइप इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो फंक्शनल स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दोनों को कंबाइन करता है। जैसे देखो ऑर्गेनाइजेशन में एक तो तुम्हारा फंक्शनल मैनेजर होगा, जैसे मान लो तुम किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो, जैसे राहुल है वो IT डिपार्टमेंट में काम करता है, तो एक IT मैनेजर होगा उसका, बेसिकली जो IT हेड होगा वो तो उसका मतलब बॉस होगा ही होगा। साथ ही साथ मान लो राहुल किसी प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा है, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है कंपनी, उसके प्रोजेक्ट में भी वो काम कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का भी कोई एक बॉस होगा जो उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा होगा, तो वो उसके अंडर भी काम करेगा। तो जब एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उसके अंदर तो काम करे ही करे, साथ ही साथ किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर भी काम करे, 2 बॉस के अंदर काम करे, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये फंक्शनल और प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों को कंबाइन करता है। यहाँ पे एम्प्लॉय फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों के अंदर काम करता है, ठीक है। तो ये फंक्शनल और प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। डुअल अथॉरिटी रिलेशनशिप है, क्योंकि तुम्हारा जो एक जिस डिपार्टमेंट में काम करो वो तो बॉस ही है, साथ ही साथ जिस प्रोजेक्ट में काम करो उसका प्रोजेक्ट मैनेजर भी तुम्हारा बॉस होगा। सपोज करो तुम एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हो जो नई मोबाइल एप्लीकेशन बना रही है, तो जिस भी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो उसका जो भी IT डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, जो भी IT हेड है वो तो तुम्हारा बॉस होगा ही, साथ में जो एप्लीकेशन नई बन रही है, नया मोबाइल एप्लीकेशन बन रहा है, उस प्रोजेक्ट को लीड करने वाला भी जो मैनेजर है जिसके अंडर तुम काम कर रहे हो वो भी तुम्हारा बॉस ही होगा। तो तुम एक साथ दो बॉस के अंदर क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो 2 स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है, फंक्शनल और प्रोजेक्ट। डुअल अथॉरिटी, तो एम्प्लॉय 2 बॉस के अंदर काम करेगा, एक फंक्शनल मैनेजर एक प्रोजेक्ट मैनेजर। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, एम्प्लॉय बिलोंग टू स्पेशलाइज फंक्शन डिपार्टमेंट सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस। तुम किसी भी स्पेशलाइज फंक्शन डिपार्टमेंट के हो सकते हो, चाहे तुम IT डिपार्टमेंट में काम करो, चाहे तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हो सकते हो, कहीं पे भी हो सकते हो जहां तुम स्पेशलाइज फंक्शन में काम कर रहे हो। प्रोजेक्ट बेस्ड वर्किंग, एम्प्लॉयज जो हैं अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट के जो भी हैं वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में भी काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। मान लो मोबाइल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है, इसके लिए हमने अलग अलग एम्प्लॉयज़ को, जैसे मार्केटिंग में एक बंदा काम कर रहा है उसको भी
बुलाया अपने पास उस प्रोजेक्ट में। HR का भी एक पर्सन चाहिए था, उसको HR वाले से उठा लिया। तो इस प्रोजेक्ट में अलग अलग लोग जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शनल एरिया में काम कर रहे हैं वो एक प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। फ्लेक्सिबल यूज और रिसोर्स, एम्प्लॉय को 2 जगह यूज कर लिया जा रहा है, मतलब अपने डिपार्टमेंट में तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ उस प्रोजेक्ट में भी वो अपना समय दे रहा है। तो एडवांटेज क्या है? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, स्पेशलाइज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट प्रोजेक्ट रिजल्टिंग इन बेटर रिसोर्स एलोकेशन यूटिलाइजेशन। अलग अलग एम्प्लॉयज़ को हम अलग अलग एरिया में यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का तो मार्केटिंग में तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ किसी और प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा है, तो हम उसको 2 जगह यूज़ कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, एम्प्लॉयज रिसीव एक्सपर्ट गाइडेंस फ्रॉम फंक्शनल मैनेजर वाइल गेनिंग प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है उसका तो एक्सपीरियंस मिल ही रहा है, साथ ही साथ जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसके हेड का भी एक्सपीरियंस मिल रहा है, 2 एक्सपीरियंस एक टाइम मिल रहा है। एम्प्लॉयज़ अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट के एक साथ काम करते हैं जिससे कोऑर्डिनेशन, अब जैसे प्रोजेक्ट में हम अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को एक साथ लाते हैं, HR का भी बंदा लाए इस प्रोजेक्ट में, फाइनेंस का भी एक पर्सन लेके आए हैं, मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट का कोई एक पर्सन लेके आए, तो ये लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जब एक साथ एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं ना तो एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता है, कोऑर्डिनेशन हो पाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, एम्प्लॉयज़ और रिसोर्स जो है वो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। मान लो आज मैं मोबाइल एप्लीकेशन में रोहन को डाला है, कल मेरे को किसी और प्रोजेक्ट में रोहन की ज़रूरत है टेक के बंदे की, तो मैं उसमें डाल सकती हूँ उसको। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय को अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है, फंक्शन का तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ प्रोजेक्ट वाले का भी मिलता है, तो उससे उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। वॉयलेट्स यूनिटी ऑफ कमांड, डिसएडवांटेज क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, क्योंकि एक एम्प्लॉय को ऑर्डर 2 जगह से मिला, जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट मैनेजर से भी और जिस फंक्शनल में डिपार्टमेंट में वहाँ से भी। कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभी कन्फ्यूजन होगी, कॉन्फ्लिक्ट भी होगा कि किसकी बात माननी है। प्रोजेक्ट मैनेजर बोलेगा मेरा काम डेडलाइन है, काम करके दो, मार्केटिंग वाला बोलेगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो, बोलेगा मार्केटिंग की रिपोर्ट तैयार करनी, ये काम करके दो, तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा कि किसका पहले करे, क्या कन्फ्यूजन है, ठीक है। पावर स्ट्रक्चर, कॉन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन फंक्शनल मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, पावर के लिए कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, ठीक है, लड़ाई हो सकता है। फंक्शनल मैनेजर कहेगा कि हमारी बात मानेगा हमारा एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट मैनेजर बोलेगा वो हमारे अंडर काम कर रहा है तो वो हमारी बात मानेगा, तो कन्फ्यूजन होगी। रिसोर्स के लिए भी लड़ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, 2 अथॉरिटी है ना, तुम्हें प्रोजेक्ट के अंदर भी काम करना है, अपने डिपार्टमेंट में भी काम करना है, तो ये भी है, कन्फ्यूजन भी होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लगता है। एक्सपेंसिव है, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर हाईली स्किल्ड मैनेजर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सटेंसिव कोऑर्डिनेशन एंड विच में इंक्रीज ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपको ऐसे मैनेजर चाहिए होंगे जो अच्छे हो, स्पेशलाइज्ड हो, ताकि वो अपने अंदर जो काम करें उनको एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर पाएँ। कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा चाहिए जिससे प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ और अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ एम्प्लॉय कोऑर्डिनेट कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए और फंक्शनल वाले प्रोजेक्ट से कम्युनिकेट कर पाएँ। और कोऑर्डिनेशन भी चाहिए होगा, सब में बैठाना, तो इस समय पैसा लगेगा, समय लगेगा, तो वो भी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है बेटा। अब हम आ रहे हैं तुम्हारे नेक्स्ट पे, डैट इज़ डिविजनल। मैं भी थक गई भाई लगातार बोलते बोलते। वीडियो को लाइक कर देना यार। वीडियो को लाइक कर देना, इतनी मेहनत है। अब आता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। डिविजनल स्ट्रक्चर एक ऐसा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं सेपरेट डिवीजन में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ज्योग्राफिकल एरिया, कस्टमर एंड मार्केट। सबसे आसान है ये। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिवीजन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जैसे तुमने देखा कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं, कॉस्मेटिक का भी बनाती हैं, टेक्नोलॉजी का भी बनाती हैं, जैसे टाटा टेक्नोलॉजी का भी बनाती हैं, कार भी बनाती हैं, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं, कपड़े भी बनाती हैं, बहुत सारी बनाती हैं। तो कपड़े का डिपार्टमेंट, कपड़े का डिवीज़न अलग, ठीक है, डिपार्टमेंट बोलूँगी, कपड़े का डिवीज़न अलग, ठीक है, जैसे टाटा है तो क्लोथ भी बनाती है तो क्लोथ का डिवीज़न अलग, कॉस्मेटिक का डिवीज़न अलग, ठीक है, और मान लो यूटेंसिल बनाती है तो उसका डिवीज़न अलग, ठीक है, अलग अलग डिवीज़न बनाती है। वॉच बनाती है उसका डिवीज़न अलग। अब इसके अंदर ना सबके मैनेजर होंगे। वॉच बनेगा तो उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसकी मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसका HR डिपार्टमेंट। इसी तरीके से क्लोथ का अपना अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से सबके अपने अपने अलग अलग, हर डिवीज़न के अंदर अपने अपने डिपार्टमेंट भी होंगे जो पूरे डिवीज़न को, जो भी प्रोडक्शन है, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, सबको हैंडल कर रहे होंगे। अलग अलग होंगे सबके, एक नहीं होंगे। तो ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं अलग अलग डिवीजन में
उनके प्रोडक्ट के बेसिस पे कि प्रोडक्ट कौन कौन सी बना रही है, जैसे वॉच, क्लोथ, कॉस्मेटिक, ये सब बनाए, इसके बेसिस पर हमने ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिवीजन बना दिए। कस्टमर के बेसिस बना सकते हैं कि नॉर्मल कस्टमर है, बिजनेस कस्टमर है, इसके बेसिस पे। एरिया के बेसिस बना सकते हैं कि लखनऊ है, दिल्ली है, इसके बेसिस पे। तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे मान लो एक लार्ज कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, होम एप्लाइंसेस, तो मोबाइल डिवीजन अलग, लैपटॉप डिवीजन अलग, होम डिवीजन अलग, और हर डिवीजन का अपना खुद का प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR डिपार्टमेंट होगा। इसे ही बोलते हैं डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो डिवीजन बेस्ड स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिवीजन में बांट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, जोग्राफिकल एरिया, ये सब। सेमी ऑटोनॉमस डिवीजन, हर डिवीजन का अपना खुद का प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR डिपार्टमेंट होगा। इसका मतलब हर डिवीजन खुद में क्या है, कंप्लीट है, ऑटोनॉमस है। सेपरेट फंक्शनल डिपार्टमेंट, हर डिवीजन का अपना मार्केटिंग, फाइनेंस, डिवीजन होगा। डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग पावर डेलीगेटेड टू डिविजनल मैनेजर, हर डिवीजन मैनेजर के पास अपनी अथॉरिटी होगी अपने डिवीजन को चलाने की। परफॉर्मेंस बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर डिवीजन अपने खुद के डिवीजन के प्रॉफिट लॉस सबके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। एडवांटेज क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग, हर डिवीजन को अपने डिवीजन से रिलेटेड डिसाइड करना है, अपना डिवीजन से रिलेटेड डिसीजन ले लेगा जल्दी से। बेटर अकाउंटेबिलिटी, हर डिवीजन अपने डिवीजन की परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कॉस्मेटिक अच्छा नहीं कर रहा तो कॉस्मेटिक वाले से पूछा जाएगा क्यों नहीं कर रहा है ना। क्लोथिंग अच्छा नहीं कर रहा तो क्लोथिंग वाले से ही पूछा जाएगा। तो हर डिवीजन अपने परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबल होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, हर डिवीजन जो है कस्टमर की नीड, मार्केट कंडीशन, इसके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्स करेगा। जैसे मान लो कि क्लोथिंग में फैशन बदल गया तो क्लोथिंग डिवीजन तुरंत उस चेंज को अपने में क्या कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। मैनेजरल डेवलपमेंट, डिवीजन मैनेजर जो है वो अपने डिवीजन से रिलेटेड हर एरिया में क्या है, एक्सपर्टीज गेन करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, तो वो ऑफकोर्स उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं। फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर कोई नया डिवीजन लाना है तो आराम से क्रिएट कर सकते हैं। मान लो हम कॉस्मेटिक में थे, अब हम जो है वो शूज़ में भी एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो अलग से डिवीजन उसका बना लिया बिना किसी दिक्कत के। डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, ये चीज़ है सबसे बड़ी कि हर डिवीजन का अपना खुद का डिपार्टमेंट अलग अलग है। लाइक हर डिवीजन में प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस है, तो तुम्हें ये नहीं लग रहा है फाइनेंस का काम वहाँ भी हो रहा है, अलग डिपार्टमेंट जो जैसे क्लोथिंग डिवीजन में भी फाइनेंस का काम हो रहा है, मार्केटिंग में वॉच वाले में भी फाइनेंस का डिवीजन में काम हो रहा है, शूज़ वाले डिवीजन में भी फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है। तो हम देख रहे हैं कि हर डिवीजन का अपने अपने अलग अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट बना रखे, हर अलग अलग HR डिपार्टमेंट बना रखे। तो मुझे लग रहा है यार डुप्लीकेट हो रहा है, मतलब एक ही बना लेते ना जो सब में काम करता, बट नहीं, हम अलग अलग बनाते हैं। एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर, हर डिपार्टमेंट मेंटेनिंग सेपरेट डिपार्टमेंट रिसोर्स फॉर एवरी डिवीजन इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हर डिवीजन का अपना खुद का अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर डिवीजन का अपना मार्केटिंग है, हर डिवीजन का अपना HR है, हर डिवीजन का अपना प्रोडक्शन है, हर डिवीजन का अपना फाइनेंस है। तुमको हर डिवीजन के लिए हायरिंग करनी पड़ेगी इन सबकी, हर डिवीजन के लिए सैलरी देनी होगी, तो भाई पैसा लगेगा। कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिवीजन, अलग अलग डिवीजन रिसोर्सेज के लिए लड़ सकते हैं, फंड्स के लिए लड़ सकते हैं। जैसे कॉस्मेटिक वाला बोलेगा हमें ज़्यादा बजट दे दो, हमें हमारा ज़्यादा पैसा चाहिए हमें, क्लोथिंग वाला बोलेगा मुझे ज़्यादा चाहिए, शूज़ वाला बोलेगा मेरे को ज़्यादा फंड चाहिए, तो फिर लड़ाई हो सकती है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंडिपेंडेंट फंक्शन और डिवीजन में क्रिएट डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, हर डिवीजन अकेले के लिए काम करता है, बस अपने ही आपको देखता है कि मेरा डिवीजन प्रॉफिट मेरे, कॉस्मेटिक वाला सिर्फ कॉस्मेटिक पे फोकस करेगा, क्लोथ वाला अपने पे करेगा, जिसकी वजह से ये लोग आपस में कुछ कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। डिवीजन गोल में डोमिनेट, हर डिवीजन को बस अपने गोल ऑब्जेक्टिव अचीव करने की लगी पड़ी रहेगी। ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो रहा है, उसके गोल अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको है कि बस मेरा डिवीजन अच्छे से काम करे बस। ऑर्गेनाइजेशन में ऑल ओवर डिवीजन अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सब ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये भी एक चीज़ देखने को मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, ये थी तुम्हारी पूरी यूनिट, आई होप तुम समझ पाए होगे। इसका पार्ट 2 भी आएगा जो शॉर्ट पे कवर होगा, ये थोड़ा लग गया लंबा समय, वो शॉर्ट पे कवर होगा, उसको अच्छे से देखना, ठीक है। तो तुम्हारा ये मेजर पोर्शन ऑर्गेनाइजिंग सबसे बड़ी यूनिट है वो कवर हो जाएगी। इसके बाद हम मूव करेंगे तुम्हारे नेक्स्ट के साथ, ठीक है। तो मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, नोट्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना, परचेस कर लेना, और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।